हेलो फ्रेंड्स, चलिए तैयार हैं आप लोग। आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किससे है रिलेटेड? वेव थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से हम लोगों को कम से कम तो 3 ऑब्जेक्टिव बोर्ड में आ जाएगा। तो चलिए, ये चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ आपके साथ ये क्वेश्चन ला रहा हूँ। आपको ईमानदारी से सीखना है और जवाब देने का कोशिश करना है। हम फास्टली उसको बताते जाएंगे, आप उसको कैच करते जाएंगे और उसी में से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ये गारंटी हो गया। तो चलिए, इसी तरह से गारंटी लेते जाएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव तैयार होते जाएगा। आपको किसी गेस्ट पेपर का जरूरत नहीं है, कोई गेस्ट पेपर आपको नहीं खरीदना है। जितना जब ऑब्जेक्टिव दे देंगे उसी में सारा एग्जाम आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रेडी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रेडी है, आपको उसका जवाब देना है। चलिए, क्वेश्चन है, एक वर्णी लिखना चाहिए, एक वर्ण हो गया, अच्छा फिर भी ठीक है। एक वर्ण प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट के 2 स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं जब उनकी तीव्रता समान हो, आयाम समान हो, कला समान हो, इनमें से कोई नहीं हो। जल्दी बताइए। कला संबद्ध मतलब कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स कहलाता है कब? कोहेरेंट सोर्स कहलाता है कब? तो इसमें से आपका कोई सही नहीं है, सभी गलत है। इसमें होना क्या चाहिए? लेमडा, वेवलेंथ समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेमडा समान होना चाहिए। एक बात, दूसरा बात ये कह सकते हैं, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये 2 बात में से कोई बात यहाँ नहीं है, तो हम लोग कहेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध है। एक ही क्वेश्चन टाइप करके 4-5 तरह से पूछता है, सब हम आपके सामने रख दिए हैं। तो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होता है, कोहेरेंट होता है, कोहेरेंट सोर्स होता है यदि ये जो तरंग उत्पन्न करते हैं। जवाब अभी तुरंत दे चुके थे आपको। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कौन नंबर? देखिए मेरा ऑनलाइन में बच्चा क्या जवाब दे रहा है। तो 4 देने लगा। तो जवाब आ रहा है डी, ए सी। 3 ठो जवाब आ रहा है आप लोगों का। 3 जवाब में से सही कोई एक होगा। अब देखें, अभी तुरंत बताएं आपको जवाब इसका। अभी जस्ट तुरंत जवाब बताए हैं, लगभग समान। ये गलत बात है, परफेक्ट समान होना चाहिए, लगभग का कोई चांस नहीं होगा। निश्चित कलांतर बता देना, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिर तुरंत आंसर देते हैं, तुरंत गलत हो जाता है।
और डी बोल लो। अच्छा ठीक ठीक, एकदम दिमाग में सेट कीजिए। कितना कितना छोटा कंफ्यूजन हो रहा है, गौर से ये सीखिएगा। ये सवाल देख के मैं आपको सिखा रहा हूं, आप जानते हुए भी गलत कर रहे हो। परफेक्ट जान रहे हो फिर भी गलती हो जा रहा है, क्योंकि एक समान तरंग दैर्घ्य के आगे में कोई छोटा सा बड़ा क्या लगा दिया, लगभग। बच्चा उसको नहीं देखेगा, लगभग नहीं, एकदम 100%। दोनों सोर्स एक ही सोर्स से प्रकाशित किया जाता है, तो लेमडा अलग होने का थोड़ा भी का चांस नहीं है। इस बार आप जवाब 100% सही होना चाहिए। जल्दी जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। हाँ, इसमें आप गलती नहीं होगा, इसमें गलती अब नहीं होगा। चलिए व्यतिकरण में एनर्जी का लॉस होता है, डिसिपेटेड होता है, लॉस होता है, ऊर्जा बढ़ता है, लाभ होता है नहीं। ऊर्जा का ना तो लाभ होता है और ना ही क्षय होता है, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, है ना। प्रदीप्ति घनत्व का पुनर्वितरण की घटना और इंटेंसिटी की पुनर्वितरण की घटना। और इंटेंसिटी वह क्या होता है, यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो ऊर्जा आपतित होता है वही क्या कहलाता है, इंटेंसिटी कहलाता है। ना तो उसका क्षय होगा, ना बिना अब ना लाभ होगा, वृद्धि होगा, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोगों का सही जवाब क्या होगा इसमें, सी नंबर जवाब दीजिएगा। तरंग व्यतिकरण में ऊर्जा का ना तो लाभ होता है और ना ही क्षय होता है, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। कभी इंटेंसिटी मैक्सिमम, कभी इंटेंसिटी मिनिमम। प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, जल्दी जवाब दीजिएगा, कब संभव है। हाँ, अब इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है, 100% सभी का जवाब सही होना चाहिए। और वास्तव में सभी का आंसर है भी एकदम सही है। एक ही मूल स्रोत से दोनों प्राप्त होना चाहिए, मूल स्रोत दोनों समान है, उसी से समान तरंग दैर्घ्य के दो तरंग द्वारा व्यतिकरण की घटना होती है। भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य, गलत बात, इनमें से कोई नहीं, नहीं हो गया, ये सही हो गया बी नंबर। यंग के व्यतिकरण प्रयोग में दो छिद्रों के सामने दो भिन्न भिन्न सोडियम वेपर लैंप रखे जाते हैं, तो व्यतिकरण फ्रिंजों की प्राप्ति होगी, प्राप्ति नहीं होगी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, प्राप्ति नहीं होगी रे साहब। S1 S2 को दो गो सोर्स ले लेंगे, यहाँ पर S1 लेते थे, S2 लेते थे, यहाँ पर एक बल्ब अलग रख देंगे, यहाँ बल्ब अलग रख देंगे, तो अलग रख देंगे तो लेमडा तो चेंज हो जाएगा, लेमडा 1 इसका लेमडा 2 हो जाएगा। लेमडा जहाँ चेंज हुआ कि कहानी खत्म है, व्यतिकरण की घटना संभव नहीं है। बहुत छोटा छोटा बात यहाँ पर देखा जा रहा है, यही सब चीज ऑब्जेक्टिव में होता है। अब देखिए और मजेदार सवाल आपके सामने आ गया, को दिमाग को हिलाने वाला सवाल। यंग के डबल स्लिट प्रयोग में द्विक होगा, यहाँ पर गलती हो गया है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रचनात्मक व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच का पाथ डिफरेंस का मान नहीं होना चाहिए। λ/2 का विषम गुणज होने पर विनाशी व्यतिकरण होता था। क्या होता था? इंटेंसिटी मिनिमम होता था। λ/2 का 2n+1 मैंने ये बता रहा है विषम गुणज। क्या बता रहा है ये सारी बातें हो सकता है, लेकिन ये विषम गुणज के लिए है। किसके लिए है ये? हाँ, विषम सॉरी विनाशी व्यतिकरण के लिए है। मतलब λ/2 का विषम गुणज है। विषम गुणज मतलब ये हुआ ऑड मल्टीपुल। क्या हुआ? ऑड मल्टीपुल ऑफ λ/2। ये होता है किसके लिए? विनाशी व्यतिकरण के लिए होता है। और यहाँ दिया है कि कौन विनाशीकरण? रचनात्मक, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये संभव नहीं है। तो जवाब ये हुआ नहीं होगा, ये बात लागू वहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा चेंज करेगा। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, लेमडा को दोगुना कर दिया, फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? नंबर 8 का आंसर सही क्या है? जल्दी बताओ। 8 का जवाब बी, बी, सी, दो जवाब आ रहा है अभी तक। देखो डी भी जवाब आ गया। बीटा बराबर लेमडा डी बाय स्मॉल डी। तो बीटा प्रोपोर्शनल टू लेमडा। लेमडा को दुगुना करेंगे, डबल करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। बी नंबर जिसका भी है सही है। वेरी गुड। सब भी ज्यादा आने लगा। पहले सी भी बीच बीच में आ रहा था। राजकुमार यादव कौन है रे? ले लाजब, सी कैसे आ गया रे? आधा व्युत्क्रमानुपाती होगा तब न रे, समानुपाती है। चलिए ठीक है, यही तो छोटा छोटा चीज सीखना है। चलिए इस बार बुद्धि लगाइए। 9 नंबर का जवाब दिए जल्दी से। ये डायरेक्ट थ्योरी से है। संपोषी, अंग्रेजी देखो, यदि हिंदी नहीं समझ में आवे तो अंग्रेजी देखा करो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब रचनात्मक को संपोषी भी बोलते हैं। रचनात्मक को क्या बोलते हैं? संपोषी। रचनात्मक, है ना, समझ लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। तो λ/2 का क्या होना चाहिए? समगुणज। वेरी गुड। इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी है। चलिए ये बात डायरेक्ट थ्योरी से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए। जल्दी बताइए कौन सी कह रहा है? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n+1 हो गया, तो ये हो गया ऑड मल्टीपुल, है ना। ये हो जाएगा आपका सही। चलिए ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई, यहाँ पर खाली जगह रहना है, खाली जगह भरना है। The width of the fringe is the distance। काली फ्रिंज मतलब डार्क फ्रिंज, है ना। डार्क फ्रिंज केवल किन्हीं दो चमकीली फ्रिंजों के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए किन्हीं दो क्रमवर्ती काली या चमकीली, ब्राइट या डार्क, ब्राइट या डार्क फ्रिंज। ब्लैक को यहाँ पर डार्क समझना है, ठीक है।
तो दोनों का होगा। मतलब उसमें था दो लगातार डार्क फ्रिंज की दूरी या दो लगातार ब्राइट फ्रिंज की दूरी बीटा के बराबर होता है। दोनों लगातार, दोनों डार्क फ्रिंज का सोचे या दो ब्राइट फ्रिंज का सोचे, दोनों की लंबाई बीटा होता है और वो दोनों बीटा कहलाता है। तो चाहे वो डार्क फ्रिंज हो या दो लगातार ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों में फ्रिंज की चौड़ाई समान होगा। चलिए दिमाग लगाइए जल्दी से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सोचना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए विचार करना है। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? चलिए 12 का सही आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, सबका ये नंबर आ रहा है, 100% सही है। पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग सही सही आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों के दिमाग में है। बहुत अच्छा बात है, पॉजिटिव साइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए जल्दी से, क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, देखिए जल्दी से। जब स्रोत और पर्दा के बीच की दूरी, सोर्स और पर्दा के बीच की दूरी का सिंबल क्या होता है? बड़ी डी। बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा के पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब डी को दुगुना करेंगे तो बीटा क्या होगा? मतलब बढ़ा दिया जाए, डी का मान दुगुना नहीं है, बढ़ा दिया जाए तो क्या कहोगे आप इसको? यह इंक्रीज करेगा तो ये भी क्या होगा? हाँ, बीटा इक्वल टू लेमडा इंटू बड़ी डी बटे छोटी डी। आप फॉर्मूला देके बताइए। ये बढ़ा, यो बढ़वे करेगा न रे। तो इस सब में गलती हो जाने का मतलब है कि बगल में नाली है, नाली में कूद जाना पड़ेगा। हाँ, जिसका गलती हो गया नाली में कूद जाना, जाके मोबाइल घर में रख दीजिएगा और नाली में कूद जाइएगा, फिर आइएगा गंगा जी में नहा के तब घर आइएगा। चलिए जाइए 40 नंबर का जवाब दीजिए जल्दी से। ये डायरेक्ट एकदम जल्दी होना चाहिए, 10 सेकंड में जवाब आना चाहिए। टू कोहेरेंट सोर्सेस के प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। हाँ, पहला एटक में तो ये तो एकदम निश्चित है कि होता ही है, अभी तो देखे कई बार देख चुके हैं। बीटा प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो चलिए इसका सही जवाब हो गया ए नंबर। एक पतले फिल्म का रंग का कारण है। पतला फिल्म का मतलब साबुन के फेल का जो बुलबुला बनता है, वो बुलबुला चमकीला दिखाई पड़ता है। कौन घटना के कारण? प्रकाश का परिकिरणन है, प्रकाश का इंटरफेरेंस है, भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, डिस्पर्सन, और ये है विवर्तन, डिफ्रैक्शन। कौन सा घटना होता है? चैप्टर पढ़ रहे हैं व्यतिकरण का, तो आंसर में वो वही देना चाहिए, कॉमन सेंस लगा के। परीक्षा में तो सभी चैप्टर का क्वेश्चन पूछेगा, परीक्षा में किसी कोई एक क्वेश्चन चैप्टर का नहीं रहेगा। अभी तो दिमाग लग गया। हाँ ठीक है। चलिए दिमाग लगाइए जल्दी से, दिमाग लगाइए। यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ लेमडा है और टू सोर्सेस के बीच का दूरी डी है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का दूरी कैपिटल डी है, फ्रिंज की चौड़ाई निम्नलिखित में से कौन संबंध है? इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए। कौन सा? अरे भाई कई बार तो अभी लिख चुके रे।
अभी तुरंत कई बार लिख चुके हैं, है ना। इसमें गलती हो जाने का मतलब कि तब आपको गंगा में कूदना है डायरेक्ट, नाली में नहीं कूदना, डायरेक्ट गंगा में कूद जाना है इसके लिए। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप का ऑब्जेक्टिव है। चलिए इसका जवाब दीजिए। टू कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का दूरी कितना मीटर है? तो स्मॉल डी बराबर क्या कहोगे? 1 मिलीमीटर। और इनसे फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर कितना प्राप्त होता है? बीटा बराबर 5 मिलीमीटर प्राप्त होता है। अब कहता है 20 मिलीमीटर चौड़ाई का फ्रिंज प्राप्त करने के लिए, तो बीटा का मान 20 मिलीमीटर प्राप्त करना चाहते हैं, तो फ्रिंज के लिए सोर्स के बीच की दूरी क्या कर देना चाहिए? सोर्स की दूरी डी बराबर वाट, मतलब शुरू में D1 बीटा 1 D2 बीटा 2, दो स्थिति में है। जब दो सोर्स के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर रखे थे, फ्रिंज की चौड़ाई मिला 5 मिलीमीटर। और जब फ्रिंज की चौड़ाई डिस्टेंस को बढ़ा के D2 कर देंगे, सोर्स के बीच की दूरी D2 कर देंगे, तो बीटा हो जाता है 20 मिलीमीटर। तो ये D2 का मान कितना होगा? आपका प्रश्न यही पूछा है। हिंट्स दे दिए आपको, जवाब दीजिए जल्दी से। हिंट्स मिल गया, जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग। तो हम का सोच कैसा होगा, कहाँ सोचेंगे? सर हम लोग सोचेंगे यहाँ पर बीटा बराबर लेमडा टी बाय डी, यही ना होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बीटा 1 तो D1, दूसरा कहेंगे फिर बीटा 2 बराबर, तो कहेंगे लेमडा इंटू डी बाय D2 हो जाएगा। दोनों का रेशियो लेंगे तो बीटा 1 बाय बीटा 2 इक्वल टू D2 बाय D1। अब यहाँ से D2 निकाल लीजिएगा, ये D2 निकल जाएगा, 1/4 निकलेगा। 1/4 मतलब 0.25 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर में आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, 100% बच्चों का सही जवाब आया है। तो इतना हिंट्स मिलने के बाद, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। (0.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर से अलग दो कला संबंध स्रोतों इतना मीटर की चौड़ी फ्रिंज बनता है। स्रोत से 1 मीटर की दूरी पर पर्दा पर प्राप्त होती है। तो प्रकाश का वेवलेंथ ज्ञात करें। तो क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है डी बराबर आपका कितना है? 0.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। चलिए बहुत सुंदर बात, स्रोत से इतना दूरी पर है, तो कैपिटल डी ये हो गया आपका 0.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हुआ। और पर्दा से दूरी जो है, हाँ ये फ्रिंज की चौड़ाई है, ये इतना मीटर फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त होता है। बीटा बराबर ये है, और डिस्टेंस डी जो है वो कैपिटल डी है, 1 मीटर है। तो पूछ रहा है लेमडा बराबर क्या होगा? तो हम डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं सर बीटा बराबर लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ से लेमडा बराबर लिखना है बीटा इंटू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी हो जाएगा। अब मान बैठा के सरल कर लीजिएगा, इसका आंसर कितना निकलेगा? जल्दी से, आंसर दे चुके हैं आप लोग, आंसर दे चुके हैं आप लोग। 18 का सी नंबर सही जवाब है। 18 का सी नंबर आपका जवाब आएगा। इसे मान बैठा गुना भाग करके देखिएगा, आपका जवाब आ जाएगा ये सी नंबर। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन में मीटर लिखा हुआ करेगा। यहाँ पर दे सकता था आपको आंसर में 6000 एंगस्ट्रम भी लिख सकता है, याद रखिएगा। सभी सवाल का आंसर एंगस्ट्रम में भी दे सकता है। तो 6 गुना 10⁻⁻7 को तुम बदलना चाहोगे 6 गुना 10⁻⁻10 गुना 10⁻3 लिख सकते हो कि नहीं? जल्दी देखो, 10⁻3 6 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा
6000 गुना 10 पर पावर -10, 10 पर पावर -10 को 6000 एंगस्ट्रम बोल देंगे। बोलेंगे या जल्दी बोलो। तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये मीटर लिखा हुआ नहीं रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में बदल के आंसर दीजिएगा, सही आंसर आपका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। कहता है जब 4000 एंगस्ट्रम, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, वेवलेंथ का मान एंगस्ट्रम में दिया हुआ है। प्रकाश का व्यवहार किया जाता है, 1 मिलीमीटर चौड़ा फ्रिंज बनता है और 1 मीटर की दूरी पर पर्दा है। तो स्रोतों के बीच का दूरी क्या निकालिएगा? मतलब टू कोहेरेंट सोर्सेस के बीच की दूरी स्मॉल डी, डी बराबर वाट, यही पर है। यहाँ पर लेमडा का मान दिया हुआ इस बार 4000 एंगस्ट्रम, कैपिटल डी दिया हुआ है, 1 मीटर चौड़ाई का फ्रिज पड़ता था, 1 मीटर दूरी पर है, 1 मीटर हो जाएगा। और दिया हुआ है फ्रिज की चौड़ाई बीटा बराबर दिया है 1 मिलीमीटर। आपको निकालना है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई बीटा हो जाएगा। अब जब मान बैठा के बनाइएगा आप लोग, उसमें बहुत ध्यान रखिएगा कि इसको मिलीमीटर में, मीटर में, एंगस्ट्रम में, तो एंगस्ट्रम को करिएगा ये, तो 4000 गुना 10 पर पावर -10 मीटर हो जाएगा। ये मीटर में है, 1 इंटू 10 पावर -3 मीटर हो जाएगा। तब सब मान के सरल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा आंसर आपका जो डी आएगा वो आएगा 4 गुना 10 पर पावर -4 मीटर आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 0.4 गुना 10 पर पावर -3 मीटर होगा, ये हो जाएगा आपका 0.4 मिलीमीटर हो जाएगा। ये सब मेहनत थोड़ा थोड़ा है, अभी सब में गड़बड़ कर दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आंसर गलत हो जाएगा। हो गया कंप्लीट? यहाँ पर हम बच्चों को देखना है, व्यतिकरण करते हुए दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इससे हल्का संसार में कोई सवाल नहीं होगा, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, तो जल्दी जवाब दीजिए। सबसे पहले किसका आता है? अंकित कुमार का आंसर आ गया है 20 का ए, ये आंसर आया है। अब देखते हैं सही होता है या गलत। अमित कुमार का जवाब आया 20 का डी, 2 आंसर आ गया। गुलशन का आया 20 का ए, 20 का ए। श्वेता राज का आया 20 का सी, 20 का ए। साना यादव 20 का ए। अमन कुमार 20 का सी, छोटी कुमारी 20 का बी, गुलशन कुमार 20 का डी, किसरई बी, आलोक बी, कोमल भारती ए। जितने लोगों ने जवाब दिया अपने जवाब का आंसर चेक खुद करेंगे। सर तीव्रता का अनुपात I1 और I2 का अनुपात जो है 9:4 है। तो मैं यहाँ से सोच सकता हूँ I1 बराबर 9x, I2 बराबर 4x, अलग अलग सोच सकते हैं। तो I मैक्स बाय I मिनिमम जो होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 बटे
√i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर, है ना। अब बताइए कौन सही होगा। तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 3 प्लस 2/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 25/1। अंकित कुमार सही जवाब था, सबसे पहला आंसर आया था, सही जवाब था। चलिए, बहुत सुंदर बात। 21 नंबर का जवाब सबसे पहले जिसका आएगा उसको टॉफी इनाम मिलेगा। 21 में सबसे पहला जवाब जिसका आएगा उसको टॉफी इनाम मिलेगा। ऑफलाइन वाला का आएगा तो उसको भी मिलेगा। सबसे पहला जवाब किसका आता है? ऑल स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है, वाह रे वाह। लेकिन ऑनलाइन में पहला फिर वही अंकित कुमार का आया है। ऑफलाइन में किसका आया था? हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए। संपोषी मतलब रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तरंगों का पाथ डिफरेंस होना चाहिए। दिमाग लगाइए जल्दी से अब। हाँ, जल्दी सोचिए, जवाब दीजिए। भाई सका सही जवाब जल्दी भेजिए बाबू लोग। बी 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 पे ज्यादा जोर है, डी पे जोर है। देखिए यहाँ पर आपको फंसा लिया गया है। पथांतर, पाथ डिफरेंस, है ना। पाथ डिफरेंस सीखे थे हम लोग, डेल्टा एक्स बराबर सीखे थे 2n λ/2 सीखे थे। तो 2n को देख के हम लोग बोलते थे इवेंट मल्टीपुल। क्या बोलते थे? इवेंट मल्टीपुल बोलते थे। लेकिन λ/2 का इवेंट मल्टीपुल सवाल में है ही नहीं। λ/2 का विषम गुना जाए, ऑड मल्टीपुल है। λ/2 का गुना जाए, ये भी नहीं होगा। अब एक तो बचा ए नंबर पे विचार करने के लिए। ये नहीं होगा गारंटी है, ये नहीं होगा गारंटी है। अब ए और डी में डिसाइड करना होगा या नहीं। तो डेल्टा एक्स बराबर, गौर से देखिए, 2 कैंसिल करा देंगे, एन लेमडा होगा कि नहीं होगा। और एन बराबर होता था, एन का मान 0, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा एंड सो ऑन। तो लेमडा का पूर्ण गुणज, लेमडा का पूर्ण गुणज, यही है ऑब्जेक्टिव, यही है ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा फंसाया जाता है। क्लियर हो गया? सीख रहे हैं ना, कुछ लग रहा है सीख रहे हैं। हाँ, लग रहा है कुछ सीख रहे हैं। हाँ, चलिए भाई, इसमें तो ये सब नहीं होगा, है ना। लेजर लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, एक सिंगल कलर का लाइट वो इमिट करता है। चलिए ठीक है, इसमें बुद्धिया नहीं लगाना है कुछ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में
स्लिट की चौड़ाई 1 मिलीमीटर है और स्लिट से पर्दा की दूरी 1 मीटर है। यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 600 एंगस्ट्रम हो तो फ्रिंज की चौड़ाई निकालिए। इसमें कोई दम नहीं, सिंपल है ना। बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा सही होगा? गौर से देखिए यहाँ पर नैनोमीटर नहीं होगा, कंफ्यूजन हुआ है। ये मिस्टेक हुआ है। पानी की सतह पर तेल का बूंद फैला दिया जाता है और सूर्य प्रकाश आने से सुंदर दिखलाई पड़ने लगता है, अलग अलग कलर का दिखने लगता है। बहुत सारा बच्चा गलती हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण बोलने लगता है कंफ्यूजन कारण। नहीं, पानी की सतह पे जो तेल फैला रहेगा वहां पर भी ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होगा। ठीक है, चलिए अब आज भर इतना सा सवाल हो गया कंप्लीट। ये प्रकाश के व्यतिकरण और फ्रिंज की चौड़ाई से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे इसको देखेंगे। राइट, फिर मिलते हैं अगले क्लास। बाय बाय।